दोस्तों स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वो है भाषा एवं वर्ड विचार। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो के लास्ट में हम कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर भाषा क्या होता है और वर्ड विचार क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाषा को। तो जिस माध्यम से मनुष्य अपने भाव या विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है उसे हम भाषा कहते हैं। यानी जो भाषा होता है वो हम कह सकते हैं ये विचार विनिमय का माध्यम होता है। भाषा का जो निर्माण होता है वो होता है ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ के संपूर्ण मेल से होता है। और व्याकरण में भाषा के हम इन्हीं आयामों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के जो प्रकार होते हैं, पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा, तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। वैसे तो हम केवल मौखिक भाषा और लिखित भाषा को ही पढ़ते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को सांकेतिक भाषा भी बताने वाला हूँ। तो बात आता है मौखिक भाषा की। तो मौखिक भाषा हम उसे कहते हैं, देखो, जिसको बोलकर भाव प्रकट करे उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और हम लिखित भाषा को जिसको लिखकर भाव प्रकट करें उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा वह होता है जिसको संकेत से भाव प्रकट किया जाए उसे सांकेतिक भाषा। प्रत्येक देश में जो भाषा के 3 रूप प्रचलित होते हैं। पहला होता है बोलिया परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्र भाषा। स्थानीय स्तर पर सामान्य जो जनता होती है वो अपनी भावना बोलिया में ही व्यक्त करती है। ठीक है, और जो परिनिष्ठित भाषा होती है वह व्याकरण द्वारा नियंत्रित होती है। और यही भाषा जो होती है वह किसी भी राज्य की परिधि में शासन, शिक्षा और साहित्य का माध्यम बनती है। बात करें राष्ट्रभाषा की तो यह व्यापक तथा विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय की प्रक्रिया से गुजरकर देश की भावनात्मक एकता के निर्माण में सहायक होती है। अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा की। तो देखो, हिंदी भाषा के विकास की प्रक्रिया को संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अव्यट की परंपरा में देख सकते हैं। और हिंदी का विकास वो माना जाता है 10वीं शताब्दी में आधुनिक आर्य भाषाओं के हिंदी बोलियां का विकास माना जा सकता है। ठीक है, अब इन्हीं बोलियों में से एक खड़ी बोली स्थिर होने तथा अन्य बोलियों का प्रभाव हिंदी का मानक रूप सामने आया। हिंदी की बोलियां ने एक भाषी संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हिंदी भाषा अपने विस्तार तथा व्यवहार की प्रक्रिया के कारण यह व्याकरण और शाब्दिक रूप से सुदृढ़ भाषा है। अब एक बात और, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त दी गई। इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और एक बात, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसके व्यापक स्वरूप तथा प्रयोगत विवृतियों के आधार पर 5 उपभाषाओं में बांटा है। वो 5 उपभाषाएं हैं। सबसे पहला है वो है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो उपभाषाएं ये के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंदर आता है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली। पूर्वी हिंदी के अंदर आता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंदर आता है मैथिली, भोजपुरी, मगही। पहाड़ी हिंदी के अंदर आता है गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। राजस्थानी हिंदी के अंदर आता है मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी। इन सबको हम एक एक कर जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे खड़ी बोली को। तो इसका जो मूल नाम है वो है कौरवी था, और साहित्यिक भाषा बदल जाने के कारण इसका नाम खड़ी बोली पड़ गया। अब खड़ी बोली बोला जाता है वो मुख्यतः देहरादून के मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली के कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद आदि क्षेत्रों में यह बोला जाता है। और साहित्यकारों ने इसको समृद्ध किया, जो जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद निराला, सुमित्रा नंदपंत, महादेवी वर्मा आदि। बात करें ब्रजभाषा की, तो ब्रजभाषा का जो मुख्य केंद्र है वह है मथुरा में। और यह जो भाषा बोली जाती है वो आगरा, बरेली, अलीगढ़, मैनपुरी आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। एक बात और, भक्ति और रीति काल में जो मुख्यतः
जो रचनाएं लिखी गई वो ब्रज भाषा में ही लिखी गई। इसके जो रचनाकार मुख्य रचनाकार हैं वो सूरदास, नरोत्तम दास, रहीम, रसखान, बिहारी भूषण, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि हैं। बात करें कन्नौजी की, तो कन्नौजी यह इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इन्होंने इसमें जो रचनाएं लिखी वो चिंतामणि, नीलकंठ और मोतीराम आदि ने रचनाएं लिखी हैं। बात करें बांगरू और हरियाणवी की, तो यह हरियाणा तथा दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में बोली जाती है। बात करें बुंदेली की, तो यह बोली जाती है झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, सागर, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में यह बोली जाती है। कवि रहे हैं वो केशवदास, पद्माकर, भूषण, लाल कवि, जगनीत आदि। अब हम बात पूर्वी हिंदी की बोलियाँ। सबसे पहले इसमें हम अवधी के बारे में जानेंगे। तो इसे कोसला भी कहा जाता है और यह जो भाषा है वह अयोध्या क्षेत्र की प्रमुख बोली है। यह लखनऊ, इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज भी कहते हैं, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर के कुछ क्षेत्र, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर आदि क्षेत्रों में यह बोली जाती है। तुलसीदास जी हैं जो कवि, प्रमुख कवि है, वो अवधी भाषा के ये प्रमुख कवि रहे हैं और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस वो अवधी भाषा में ही लिखा गया है। बात करें बघेली की, तो यह रीवा, सतना, शहडोला, मैहर के आसपास के क्षेत्रों में यह बोली जाती है। बात करें छत्तीसगढ़ी की, तो यह छत्तीसगढ़ की प्रमुख बोली है और यह सरगुआ, कोरवा, विशालपुर, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। बात करें बिहारी हिंदी बोलियाँ की, तो सबसे पहले मैथिली के बारे में। तो मैथिली का जो मुख्य केंद्र है वह मिथिला में है और यह 8वीं अनुसूची में हिंदी क्षेत्र की बोलियां में से एकमात्र बोली है और यह बोला जाता है दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया, मुंगेर आदि क्षेत्रों में यह बोली जाती है। विद्यापति, पदवाली, नागार्जुन, गोविंदास आदि मैथिली के प्रमुख कवि रहे हैं। बात करें भोजपुरी की, तो इसका मुख्य केंद्र है भोजपुर यानी बिहार में और यह बोली जाती है बनारसी यानी बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहबाद, चंपारण, सारण आदि क्षेत्रों में और यह बोली जाती है। और यह भारत के अलावा दूसरे देश सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी आदि देशों में भी भोजपुरी बोली जाती है। बात करें मगही की, तो यह पटना, गया, फालूम, हजारीबंगा, मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्रों में यह बोली जाती है। बात करें पहाड़ी हिंदी की बोलियाँ की, तो यह नेपाल, बिहार तथा उत्तराखंड के नेपाल सटे क्षेत्रों में बोली जाती है। कुमायूं और गढ़वाल उत्तराखंड में यह बोली जाती है जो कुमायूनी और गढ़वाली। बात करें राजस्थानी हिंदी की बोलियाँ की, तो यह मारवाड़ी, पश्चिम राजस्थानी की यह बोली है और यह जो बोली जाती है वो मारवाड़ी व जोधपुर, मेवाड़, सिरोहा, जैसलमेर, बीकानेर आदि क्षेत्रों में यह बोली जाती है। बात करें मेवाती की, तो यह उत्तरी राजस्थानी यह बोली है और यह जो बोली जाती है वह अलवर, गुड़गांव, भरतपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। उसके बाद बात करें ढूढ़ारी की, तो यह पूर्वी राजस्थानी की बोली है और यह जो बोली जाती है वह जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ क्षेत्रों में बोली जाती है। बात करें मालवी की, तो यह दक्षिण राजस्थानी की बोली है और ये जो बोली है वो बोली जाती है इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल आदि क्षेत्रों में यह बोली जाती है। अब हमारा जो भाषा वो कंप्लीट। अब हम बात करेंगे वर्ण विचार के बारे में। तो सबसे पहले जान ले कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण को हम कहते हैं ध्वनि भी हम कहते हैं, वर्ण यानी ध्वनि, और यह जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बिना कोई भी शब्द, वाक्य और भाषा का कल्पना करना असंभव है। और वर्ण को हम दर्शाने के लिए ध्वनि चिन्ह का भी प्रयोग हम लोग करते हैं और ध्वनि चिन्ह का उच्चारण ही वर्ण है। और वर्णों को मिलाकर शब्दों का निर्माण होता है और हिंदी भाषा में जो वर्णों की कुल संख्या होती है वह होती है 52। अब हम वर्णों के कितने वर्ग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है स्वर, दूसरा है अयोगवा और तीसरा है व्यंजन। इन सबको हम एक एक कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आखिर स्वर, तो स्वर को स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला वर्ड है उसे हम स्वर कहते हैं और ये जो होते हैं वो 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, आ। अब स्वरों के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व या मूल स्वर, ये होता है वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय
2 मात्राओं का समय लगता है उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। और ह्रस्व स्वर का एग्जाम्पल है अ ई उ री, और दीर्घ स्वर का एग्जाम्पल जैसे आ ई उ ए औ। अब स्वरों की रचना 2 स्वरों को जोड़कर होता है, इसलिए हम इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं दीर्घ स्वर को। तीसरा होता है प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। देखो इसको जो होता है वो नाटक के संवादों में और किसी के पुकारने के लिए प्रयोग होता है। बात करें मुख विवर यानी मुख द्वार के खुलने के आधार पर, पहला होता है विपरीत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे हम विपरीत स्वर कहते हैं, जैसे ई ए। दूसरा होता है अर्ध विपरीत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उसे हम अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं, जैसे अ ए औ आ। तीसरा होता है समृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे हम समृत कहते हैं, जैसे ई उ। चौथा होता है अर्ध समृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे हम अर्ध समृत कहते हैं, जैसे ए ओ। अब हम बात करेंगे जीवा यानी जीव के प्रयोग के आधार पर, तो ये होते हैं 3। पहला होता है अर्घ स्वर। ये होता है जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का आगे का भाग ऊपर उठता है उसे हम कहते हैं अग्र स्वर, जैसे कि ई ए। दूसरा होता है मध्य स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीव समान अवस्था में रहती है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं, जैसे आ उ ओ आ। तीसरा होता है पक्ष स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पक्ष भाग ऊपर उठता है उसे हम पक्ष स्वर कहते हैं। ओठ की स्थिति के आधार पर पहला होता है अवृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्त या गोलाकार नहीं होती उसे हम कहते हैं अवृत्तमुखी स्वर, जैसे अ आ ई ए। दूसरा होता है वृत्तमुखी स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, जैसे उ ओ आ। अब हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर पहला होता है नुनासिक या मौखिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकले उसे हम नुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं, जैसे अ आ ई आदि। दूसरा होता है अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अ आ ई आदि। पदार्थों के आधार पर बात करें तो पदार्थ यानी हवा यानी वायु। सभी स्वरों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है, इसलिए इसे अल्पप्राण माना जाता है। बात करें घोषत्व के आधार पर, तो यहाँ पर घोषत्व का यानी घोष है। स्वतंत्रिय में श्वास में कंपन। स्वरों के उच्चारण में स्वतंत्रिया में कंपन उत्पन्न होती है, इसलिए इसको सघोष ध्वनियाँ कहते हैं। हम बात करेंगे अयोगवा के बारे में। तो अयोगवा अंग और अ होता है, इसे हम विसर्ग भी कहते हैं। ये न तो स्वर होती हैं और न ही व्यंजन होती हैं, ठीक है। अंग और अ ये बिना किसी योग के ही अर्थ वहन करती है, इसके कारण ही यह अयोगवा काल में। तो व्यंजन वे ध्वनियाँ जो बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं हो सकती उसे हम व्यंजन कहते हैं, जैसे कि क को क और अ से मिलकर बना है और ख और अ से मिलकर बना है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख से अवध गति से निकलती है, वर्ण उसमें पूरे अपूर्ण अवरोध होता है, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जब हलंत लगता है तो वह व्यंजन जो होता है वह व्यंजन आधा व्यंजन हो जाता है, और व्यंजनों के उच्चारण अ के बिना समझो कि वह असंभव है। और व्यंजन का उच्चारण के अंत में अस्वर हमेशा आता है। व्यंजन की जो संख्या होती है 30 मानी गई है। ड़ और द्विगु व्यंजन है और जुड़ने पर यह 35 इनकी संख्या हो जाती है। अब हम बात करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। तो व्यंजन स्थान उच्चारण के स्थान पर पहला होता है कंठ व्यंजन। व्यंजनों के उच्चारण में जीभ के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है, उसे हम कंठ व्यंजन कहते हैं, जैसे क ख ग घ अंग। दूसरा होता है ताल व्यंजन। ताल व्यंजन होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है उसे हम ताल व्यंजन कहते हैं, जैसे च छ ज छ य और श य। तीसरा होता है मूर्धन्य व्यंजन। ये होता है कठोर तालु से मध्य भाग का मूर्धा कहलाता है, जब जीभ की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा
को स्पर्श करता है उसे मूर्ध व्यंजन कहते हैं, जैसे ट ठ ड ढ। और चौथा होता है दंत व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है उसे हम दंत व्यंजन कहते हैं, जैसे कि त थ द ध स। पांचवा होता है ओष्ठ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओठ द्वारा सांस का अवरोध होता है उसे हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, जैसे प फ ब भ म। छठा होता है दंतोष्ठ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओठ दांतों को स्पर्श करता है उसे हम दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं, जैसे कि व। सातवां होता है वयस्त्र व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करता है उसे हम वत्सर व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रयत्न विधि के आधार पर। ये होते हैं 9। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का कोई ना कोई भाग मुख से किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और क से लेकर म तक 25 व्यंजन स्पर्श होते हैं। इनमें से 5-5 को वर्गों में विभाजित किया गया है और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। दूसरा होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। च वर्ग के उच्चारण में वायु कुछ घर्षण के साथ निकलती है, इसलिए इस वर्ग के व्यंजनों को च छ ज झ झ संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तीसरा होता है नासिक व्यंजन। ड ण्य ऋ न म उच्चारणों के वायु नाक से निकलती इसे हम नासिक के व्यंजन कहते हैं और इसे हम अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। उच्चिप्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ सबसे पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करता है उसके बाद झटके से नीचे तो उसे उच्चिप्त व्यंजन कहते हैं। ढ ढ उच्चिप्त व्यंजन है। ये व्यंजन संस्कृत में नहीं आते हैं। पांचवा होता है लुठित व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़ककर स्पर्श करती है, जैसे उसे हम लुठित व्यंजन कहते हैं, जैसे र। छठा होता है पश्वीर व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु को छुए किंतु बगल से हवा निकले उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, जैसे ल। सातवां होता है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है फिर भी स्वरों के भांति बीच से निकलती है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे य र ल व। आठवां होता है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसराहट सी प्रतीत होती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे इसको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, जैसे। नौवां होता है स्वतंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग में स्वतंत्र यंत्र मुख संघर्ष उत्पन्न करती है उसे हम स्वतंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन कहते हैं, जैसे ह। अब हम बात करेंगे प्राणत्व के आधार पर। ये 2 होती है। पहला होता है अल्पप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे हम कहते हैं अल्पप्राण व्यंजन। इस व्यंजन में प्रत्येक पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ग अल्पप्राण व्यंजन होता है, जैसे क ग अंग च ज इ ट ढ ढ अण ड़ आदि। दूसरा होता है महापेय व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे हम कहते हैं महाप्राण व्यंजन। इसमें दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ग महाप्राण व्यंजन होता है, जैसे ख ग छ ट ठ ध ड़ स स ह आदि। अब हम बात करें घोषत्व के आधार पर। तो पहला होता है अघोष व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन न हो उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। इसमें का प्रत्येक का पहला और दूसरा व्यंजन होता है, जैसे क ख च छ ट ट थ द प फ और स स ह सघोष व्यंजन। दूसरा होता है सघोष व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन न हो उसे हम सघोष व्यंजन, जैसे इसमें का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है वो सघोष व्यंजन होता है और इसको हम घोष व्यंजन भी कहते हैं, जैसे ग घ अंग ज झ इ ट ढ अण त ध न प भ म ड़ ड़ ल य र ल ह। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मैंने कहा था वीडियो को लास्ट में MCQ भी बताऊंगा, तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया था कि हम वीडियो के लास्ट में MCQ क्वेश्चन भी करेंगे, तो चलो हम इस चैप्टर से रिलेटेड टोटल 40 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए है भाषा विचार विनिमय का माध्यम है, भाषा योग्यता प्रदर्शन का साधन है, भाषा में नए नए विचारों या अनुभवों को व्यक्त करने की क्षमता है, और ऑप्शन नंबर डी है भाषा में दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बताया था कि भाषा विचार विनिमय का माध्यम है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक देश में भाषा के कितने रूप प्रचलित होते हैं? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी की बोलियां का विकास कब से माना जाता है? ऑप्शन ए है 10वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 11वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 12वीं शताब्दी और ऑप्शन डी है 13वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हिंदी की बोलियां का विकास 10वीं शताब्दी में माना जाता है। और एक बात और, मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा और जितना मैंने तुमको बताया उसमें से जितना तुम्हें समझ में आएगा ना, जितना तुमने इस 40 क्वेश्चन में जितना तुम्हारा सही होगा, कमेंट में बताना कि कितना सही होगा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जनवरी, ऑप्शन बी है 9 सितंबर, ऑप्शन डी है 10 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को कितनी उपभाषाओं में बांटा है? ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 उपभाषाओं में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से पश्चिमी हिंदी की भाषा है? ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है मैथिली, ऑप्शन सी है बघेली और ऑप्शन डी है खड़ी बोली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, खड़ी बोली। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो मैथिली किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए है पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन बी है बिहारी हिंदी, ऑप्शन सी है पूर्वी हिंदी और ऑप्शन डी है पश्चिमी हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहारी हिंदी। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो बनारस की स्थानीय बोली का नाम है? ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी है भोजपुरी और ऑप्शन नंबर डी है मैथिली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, भोजपुरी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, तो सूरदास के पदों की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है अवधी भाषा और ऑप्शन डी है बुंदेली भाषा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, ब्रज भाषा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, खड़ी बोली का मुख्य केंद्र है? ऑप्शन ए है बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में। कौरवी किस बोली का मूल नाम था? खड़ी बोली का, भोजपुरी, मगही, अवधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली हो जाएगा। ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र है देहरादून में, मथुरा, झांसी, इटावा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ब्रजभाषा में, कन्नड़, अवधी, बुंदेली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवधी भाषा में। दिल्ली के देहाती क्षेत्रों की प्रमुख बोली है? बांगरू, खड़ी बोली, अवधी, बघेली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बांगरू। निम्न में से कौन सी हिंदी बोली भारत के बाहर भी प्रचलित है? खड़ी बोली, अवधी, बांगरू, भोजपुरी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थानी हिंदी की बोली है? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? ऑप्शन ए है 10, बी है 11, सी है 12 और डी है 13। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11। निम्न में से ह्रस्व स्वर हैं? आ, ई, उ, ओ, अ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ई और उ। समृद्ध स्वर हैं? अ, ए, ए, औ, ओ, ई, उ और आ। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ई और वो, उ। निम्न में से मध्य स्वर है? ई, अ, ए, उ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, अ।
सभी स्वर महाप्राण ध्वनियाँ, अघोष ध्वनियाँ, अल्पप्राण व सघोष ध्वनियाँ, महाप्राण व सघोष ध्वनियाँ हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, अल्पप्राण व सघोष ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4, 3, 2, 6। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। निम्न में से किसे अयोगवा के रूप में जाना जाता है? अनुस्वार, अनुनासिक, अंतस्थ, स्पर्श। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, अनुस्वार। व्यंजनों की कुल संख्या है 33, 37, 35 और 34। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, 35, 35 हो जाएगा। तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य, कंठ्य, तालव्य, ओष्ठ्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, दंत्य हो जाएगा। च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तालु, कंठ, ओष्ठ, दंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, तालु हो जाएगा। प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? कंठ, मूर्धा, ओष्ठ, तालु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 28 है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या है? दंत, मूर्धा, तालु, दंत्योष्ठ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, तालु हो जाएगा। इनमें से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? क, च, द, त। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, च हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ड का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, तालु, ओष्ठ, दंत्योष्ठ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, मूर्धा हो जाएगा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान को कहते हैं? कंठ्य, तालव्य, दंत, मूर्धन्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालव्य हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो इस ए है 30, बी है 20, सी है 21 और डी है 25। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? क, ख, ग, च, छ, ज, प, फ, ब, य, र, ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, च, छ, ज। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 1, 2, 3, 9। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3, सॉरी वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। 35 है, व्यंजन उच्चारण के स्थान पर आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है 3, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, 7। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रश्न विधि के आधार पर व्यंजन होते हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की। निम्न में से कौन सा व्यंजन है? ई, उ, ठ, उ, औ, ई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठ और ठ। क्वेश्चन नंबर 38 है, अंतस्थ व्यंजन है? क, ख, ध, झ, स, ह, ड़, म, न, य, र, ल, व। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, य, र, ल, व हो जाएगा। इनमें उस व्यंजन है? प, व, य, स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स। बात करें लास्ट में क्वेश्चन की, प्रत्येक का पहला और दूसरा वर्ड होता है? अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, अघोष व्यंजन हो जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन
टोटली ख़त्म हो चुका है। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट में ये भी बताना कि तुम्हारा कितना सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।